हाँ जी, हाँ जी। 30 मिनट चल थोड़ी रहा है, कर देते इसी का नहीं 27 कर दिया। You want more cooling or less cooling? Cooling चाहिए तो 25 is good. इधर तुम्हारे बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा, पानी आएगी ना। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, लेकिन हम कल एक दूसरे टेंजेंट पे निकल गए जिस पर नहीं जाना है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि अगर आपको एटम्स को समझना है तो पहले आपको वेव्स को समझना होगा, राइट? और वही वेव्स की बात करते करते हम बह गए। तो waves is a different phenomena from particles. Particles is something which we can feel, जो भी चीज हम देख टच कर रहे हैं तो वो more or less they are particles. अगर पानी भी हम टच कर रहे हैं तो वो पार्टिकल ही है। हाँ, पानी में वेव्स हो सकती है, बट व्हाट वी आर टचिंग इज पानी, बूंद टच कर रहे हैं, राइट? तो हम पार्टिकल्स वाली बात समझते हैं, बट देयर इज वन मोर फिनोमिना इन दिस नेचर। ना तो हमने पार्टिकल बनाए ना हमने वेव्स बनाए, बट लोगों ने देखा कि हाँ में देयर आर सम पार्टिकल्स एंड देयर आर सम वेव्स। तो वेव्स की बात आज अपन करते हैं। थोड़ा वेव्स का कल वाला आइडिया है, काम आएगा इसी चैप्टर में। आइडिया दे दिया तो थोड़ा मैरिनेट होने दो उसको, बट जब टाइम आएगा उसको हम रिकॉल करेंगे। तो if there is a wave, this is what comes to your mind. And if there is a wave, it will have a wavelength. ये तो सुन रहा है। एंड अगर इस डायग्राम में मुझे बोले, आपसे बोले वेवलेंथ को प्लॉट करो, तो आप यहाँ पे कैसे लाइन बना देंगे एंड बोलेंगे दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ। कि यहाँ और यहाँ से बना दोगे, वो बोलोगे दिस इज वेवलेंथ, लेंथ ऑफ द वेव। तो व्हाट इज द वेवलेंथ? लेंथ ऑफ द वेव, आफ्टर दिस डिस्टेंस इट स्टार्ट्स रिपीटिंग। फिर दूसरी मतलब वेव तो वही है, बट देन द सेकंड डिस्टर्बेंस स्टार्ट्स एंड देन द थर्ड डिस्टर्बेंस स्टार्ट्स। तो जो मिनिमम डिस्टर्बेंस है वो एक तरह से वेवलेंथ है। ठीक है, चलो गॉट इट। So if there is a wave, then there will be a wavelength. Then if there is a wave, it will have a frequency. ये भी सुना। और 9, 10 is called F. It is represented by the symbol, by the alphabet F, but not anymore. अब आप F नहीं लिखोगे. Now it is this. It looks like a V, but it's not V. Right? It is taken from some maybe Greek or something, and it's called. It is pronounced as nu. राइट? तब से एफ नहीं बोलेंगे, अपन न्यू बोलेंगे। ये तो लैम्डा ही है, तब पता है लैम्डा, और आगे भी लैम्डा ही बोलते हैं। दिस इज एफ नहीं बोलेंगे, वी भी नहीं बोलेंगे, दिस इज न्यू, ग्रीक लैटिन समथिंग। इफ देयर इज अ वेव इट विल हैव अ वेवलेंथ, इफ देयर इज अ वेव इट विल हैव अ फ्रीक्वेंसी। अब लेट्स टेक सम टाइम आउट एंड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बना है इंग्लिश के एक वर्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? तो फ्रीक्वेंट एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे जब तक आप 10th में थे, अभी भी टेक्निकली आप 10th में ही हो, तो आपकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या थी? ट्वाइस 2 days in a week, yes or twice a week. नाउ जब से 11th का पढ़ना स्टार्ट किया है तो द फ्रीक्वेंसी इज थ्राइस a week. कोई काम आप कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी है, यस। तो जब आप एक्चुअली टेक्निकली 11th में आ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के वीक में 5 days a week हो जाएगी, 4 to 6 days मोस्टली इट विल बी 5 days in a week. तो फ्रीक्वेंसीज कोई काम, एनीथिंग, आप पाठशाला आ रहे हैं, ये भी एक काम ही है। कोई काम एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में कितनी बार होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी। तो वेव की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की हो सकती है। यहाँ पे पंखा है, अभी अगर मैं इसको घुमाऊं, अगर मैं इसको पंखे घुमाऊं तो पंखा कितना तेज घूम रहा है वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर वो 1 सेकंड में 10 चक्कर काट रहा है, ठीक है, वो 1 सेकंड में 20 चक्कर काट रहा है, तो वही पंखा है, वही है, बट फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुई ना उसकी। वो रेवोल्यूशन कितना फास्ट हो रहा है, तो रेवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, एंड हाउ फास्ट इज दैट प्रोसेस हैपनिंग, इन हाउ मेनी टाइम्स इन अ मिनट और अ सेकंड इज इट हैपनिंग, वो दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। यस और नो, राइट? तो वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी होता है कोई काम किसी फिक्स टाइम में कितनी बार होता है,
तो वेव्स के अंदर क्या है? वेव्स आर बेसिकली ऑसिलेशंस। वेव्स आर बेसिकली ऑसिलेशन। तो वो ऑसिलेशंस जो है वो कितना जल्दी हो रहे हैं, कितना स्लो हो रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल पानी में आपने अपना हाथ उसमें थोड़ा डाला और आपने हिलाया, कुछ वेव्स बनी। और एक तो ये तरीका जल्दी जल्दी हाथ हिला रहे, और एक है कि नहीं जल्दी नहीं हिला रहे, बट हाँ एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो वेव्स तो बन ही रही है। बट एक तो आप जल्दी जल्दी हाथ हिला रहे हैं तो वेव्स बनेगी, फटाफट वेव्स निकलेगी आपके हाथ से, हाथ के मोशन से लगातार वेव्स 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 निकलती जा रही है। बट अगर आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करें, ऐसे करें, वेव्स तब भी बन रही है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव्स आर मच लेसर, क्योंकि आपका जो ये ऑसिलेशन मूवमेंट है वो बहुत स्लो डाउन हुआ हुआ है। यस और नो? तो कोई काम किसी फिक्स टाइम में कितनी बार होता है, दैट विल डिसाइड इट्स फ्रीक्वेंसी। मैं रस्सी ले लेता हूँ, ठीक, अच्छा लेट्स से स्किपिंग कर रहे हो, तो एक आप बहुत जल्दी जल्दी स्किप कर रहे हो और एक आप आराम से स्किप कर रहे हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्किपिंग हॉपिंग डिफरेंट है। यस और नो? और बेसिकली आप एनर्जी दे रहे हो अपने हाथों से। जब स्किप करते हो तो आप क्या कर रहे हो? जस्ट गिविंग एनर्जी, वेव्स बना रहे होते एक्चुअली आप अपने दोनों हाथों से, और जस्ट प्रोपगेटिंग एनर्जी टू दैट रोप। यस और नो? आप हाथ थोड़ी सी, एक हाथ चलाना छोड़ दो या थोड़ा सा एनर्जी कम दो, तो जो रस्सी है वो इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी और आपके माथे पे या पाँव पे वो रस्सी अड़ जाएगी। अगर आप दोनों हाथों से एनर्जी देते रहोगे सफिशिएंट, तो एकदम टाइट रहेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी एनर्जी कम दो तो वो टाइट नहीं रहेगी और आपके पाँव में माथे में अड़ जाएगी। यस और नो? ये आइडिया समझ में आ रहा है आपको? तो इफ देयर इज अ वेव, इट विल हैव सम वेवलेंथ, इफ इट इज अ वेव इट विल हैव सम फ्रीक्वेंसी, एंड इफ इट इज अ वेव इट विल हैव सम स्पीड। मैं बोल रहा हूँ तो आवाज आ रही है ना आपका, आवाज इज अ वेव, इसकी स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, तो आवाज की वेव इसकी स्पीड है। अगर पानी में पत्थर फेंक दे तो भी वेव्स पैदा होगी और वो आगे मूव कर रही है। सो किसी टाइम में इतना ट्रैवल कर लिया, फिर इतने टाइम में इतना ट्रैवल करते, दे हैव सम स्पीड। So if there is a wave, it will have many things, but they will right now focusing on three things. First is its wavelength, second is its frequency, and the third thing is speed, or I can also use the word velocity. Yes or no? Right? And physics वाला लोगों ने derivation किया, जब 12th की physics में आएगा, but anyways हम याद कर लेंगे कि for any and every wave, for any and every wave, lambda nu is equal to speed of the wave. Wavelength into frequency is equal to speed of the wave. Be it any wave, be it a wave in water, be it a sound wave, be it a light wave, be it any wave. If you are a wave, you have got yourself wavelength, you have got yourself some frequency, you have got yourself some speed. So if I multiply your wavelength with your frequency, I will get your speed. And this is true for every medium. This is true for every medium, every wave, सबके लिए सच है। ये नहीं कि पानी में वेव अलग है और हवा में अलग है, सबके लिए सेम है, ठीक है? ये रिलेशन ऑल्दो आप 12th की फिजिक्स में डेराइव करेंगे, बट 11th की केमिस्ट्री में पहले ही रट्टा मार चुके हो आप इसका, ठीक है? डेरिवेशन आप पढ़ लेंगे, विच इज नॉट रेलिवेंट इन एटलीस्ट इन केमिस्ट्री। ये लिख लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। डिड आई टेल यू दिस रिलेशन इन 9th स्टैंडर्ड? यस। अब इसके ऊपर आपके स्कूल एग्जाम में, नीट में और जेई मेंस में सवाल आते रहे, तो हम कर लें। जेई एडवांस तो बाद में होगा ना, पहले दूसरे एग्जाम में तो देने, तो अब हम रुकते हैं और इसकी थोड़ी फील लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अब फिजिक्स में तो आप साउंड वेव्स भी पढ़ोगे और भी वेव्स पढ़ोगे, ठीक है? आप पानी में वेव्स भी आप फिजिक्स में पढ़ सकते हो, बट केमिस्ट्री में हमें कोई मतलब नहीं साउंड वेव से या दूसरी वेव से। ऑल वी आर इंटरेस्टेड इन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यू वांट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, बाय द अल्फाबेट C, स्पीड ऑफ लाइट। C इज, आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, E is equal to mc squared. What is the C? Speed of light.
राइट। तो हमें केमिस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब है, इसलिए मैं स्पीड की जगह सी लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे उसी से मतलब है, ठीक है। और सी की वैल्यू पता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। बट केमिस्ट्री में तो हम सब जगह वैक्यूम ही मान लेते हैं, जबकि वो मीडियम चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, वो फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हम केमिस्ट्री में सी की स्पीड यही ले लेंगे। बोले अरे ये तो बोला ही नहीं स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, अरे हम वो मानते ही वैक्यूम में ही हो रहा सारा काम, ठीक है। ये एयर में हो रहा है, एयर इज एज गुड एज वैक्यूम, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स the speed is represented by c and this is the value. एक आपको बहुत बढ़िया चीज सिखाने की इच्छा होगी। अगर मान लीजिए लाइट आइए बहुत बढ़िया डिस्कशन करते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो सब लोग लिखना छोड़ दो। पानी है, इधर है एक लाइट आई, राइट, नेगेटिव में। अभी इसकी वेवलेंथ है λ1, फ्रीक्वेंसी है ν1, स्पीड है s1, राइट। ये स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट चलेगी पानी में, थोड़ी बैंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर वेवलेंथ इज λ2, फ्रीक्वेंसी इज ν2 एंड स्पीड इज s2. Can you tell me the relation between λ1 and λ2? Can you tell me the relation between gamma1 and gamma2? Yes, ν1 and ν2. And can you tell me the relation between speed 1 and speed 2? Sorry? म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी। अच्छा, you want म्यू से मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पानी का रिफ्रैक्टिव म्यू इज 3/2, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है ना। ये लो, तो व्हाट इज योर रिलेशन नाउ? ये 4/3 होता है, क्या होता है 4/3। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली जैसे ग्लास का होगा 3/2, ठीक है। कंसेप्चुअली बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन λ1 and λ2? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ν1 and ν2? What is the relation between s1 and s2? सर अगर 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी, क्या आ जाएगी? λ1 से λ2, ν1 से ν2। अच्छा, तो आप कह रहे हो दिस इज व्हाट मनन माथुर इज सेइंग, नॉट मी। λ2 is 4/3 times of λ1. Do you agree with what Manan Mathur says? Manan Mathur, do you agree with what you say? लास्ट वाले का गलत लग रहा है मुझे, स्पीड वाले इस पे क्या कहना है आपका? सर इस पे गलत है, फ्रीक्वेंसी विल स्टे द सेम। गलत है। हेलो, चलो मेरा फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। हां, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी सेम इन बोथ। फ्रीक्वेंसी ये कह रही है सेम रहेगी, इसके बारे में क्या कहना है? ये हर्षित कह रही है कि ν1 is equal to ν2। यस सर, ट्रू है। चलो बात करेंगे, अब थोड़ी स्पीड की बात कर लें। सब पे कुछ कमेंट्स आ गए, डिस्कस कर लेंगे। तो स्पीड पे क्या कमेंट्स हैं? कम हो जाएगी, यानी पर्टिकुलर रेशियो कितनी कम हो जाएगी? क्या बोलते हो? कम हो जाएगी, यस। एयर में तो nobody is stopping you, the water में many people are stopping you, so it will slow down. It's a 3/4 So S1 is 3/4 of S2, सही, 4/3 of S2, उल्टा नहीं, 3/4 सेम हो ना। नहीं सर, सही आपने लिखा है। So C upon speed equals to mu. Is this the correct relation or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सही है। So that's the first. ये गलत है? एक चलो इधर आओ। This is the most fundamental thing. Frequency does not change. Frequency does not change. जब भी आप मीडियम चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बाकी चीजें विल चेंज, कैन चेंज,
तो अगर देखिए फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, तो अगर एक चेंज करेगा तो दूसरे को चेंज होना ही पड़ेगा। तो अगर ये स्लो डाउन हो जाए तो ये भी, इसको भी कम होना पड़ेगा, ये चीज कम हो गई तो इसको भी कम होना पड़ेगा। यस और नो? तो अगर ये आपने कम कर दिया, स्पीड कम हो गई है, तो वेवलेंथ का भी कम होना जरूरी है। वेवलेंथ कम हो रही है, लैम्डा 2 is 4/3 लैम्डा 1 नहीं, ये तो गलत हो रहा है। लैम्डा 2 is 4/3 लैम्डा 1, तो लैम्डा 2 बढ़ गया, नहीं गलत हो गया। लैम्डा 2 ना, लैम्डा 2 is 3/4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, क्योंकि अगर स्पीड कम हुई है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है तो इसको भी कम होना पड़ेगा। यस, तो सुनना, फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? इसका मतलब कोई वेव है तो वेव की ना वेवलेंथ खुद की है ना स्पीड खुद की है, क्योंकि वो तो मीडियम चेंज कर देते हैं। कोई वेव जा रही है, लाइट आ रही है और मैंने पानी डाल दिया रास्ते में, तो वेवलेंथ चेंज हुई, हाँ। स्पीड चेंज हुई, हाँ। तो जो चीज चेंज नहीं हुई वो क्या है? तो फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी है, बाकी तो मीडियम पंचायत ही कर देता है। तो जो वेव की जो इनहेरेंट कि नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो सोर्स तय करता है, वो तो है फ्रीक्वेंसी। बाकी तो मीडियम भी इंटरफेयर कर सकता है। यस और नो? सोर्स में इमेजिन, सोर्स में कोई ऐसे कोई ऑसिलेशंस पैदा कर रहा है, तो मीडियम जो है वो उस ऑसिलेशन को डैम्प कर सकता है, उस ऑसिलेशन को स्लो डाउन कर सकता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज कर सकता है। मैं जिस स्पीड से इसको हिला रहा हूँ, जिस स्पीड से वेव जनरेट हो रही है, वो थोड़ी चेंज कर दोगे आप। यस और नो? राइट? तो मैंने कुछ ऐसे रस्सी हिला के कुछ मैंने वेव जनरेट कर दी, तो अगर मीडियम उन वेव की वेवलेंथ चेंज कर सकता है, ठीक है, उनकी स्पीड चेंज कर सकता है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकता है। तो फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द सोर्स एंड द अदर थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द सोर्स एज वेल एज द मीडियम। यस और नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेव्स में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। कि एक्चुअली तुम्हारी तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, बाकी चीजें तुम चेंज कर सकते हो। यस और नो? एक वेव की आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, वो सोर्स ने बना दी है। यस और नो? तो सोचो सर, अब वंस यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर पानी में जाएगी वेव, वही वेव है पानी में चली गई, तो उसकी क्या चेंज हुई? वेवलेंथ चेंज हुई, स्पीड चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, ठीक है, बट वेवलेंथ चेंज हो गई। सुनना बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही है, वेवलेंथ चेंज हो गई। तो अगर मान लीजिए अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे, तो कुछ कलर वलर दिखाई दे रहे, राइट? अगर मैं आप यही है और मैं बीच में एक पानी का स्लैब रख दूं और अब आपको देख रहा हूं, तो क्या लगता है? बीच में पानी का एक स्लैब है, बाद में वापस हवा है, तो विल आई सी द सेम कलर्स और विल आई सी समथिंग सम डिफरेंट कलर्स? थोड़ा शिफ्ट विट हो जाएगा वो ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कलर्स। विल आई सी द सेम कलर्स और विल आई सी डिफरेंट कलर्स? बीच में देयर इज अ वाटर स्लैब, देयर इज अ ग्लास स्लैब, ठीक है, विल आई सी द सेम कलर डिफरेंट कलर? सेम, क्योंकि वो तो बीच में है ना। जब उसके अंदर एंटर किया, सुन अभी तो सवाल बना रहा हूँ, जब उसके अंदर एंटर किया तो वेवलेंथ चेंज हुई, बट जैसे ही उसमें से वापस निकली तो इट इज सेम ओल्ड वेवलेंथ, तो कलर सेम हो जाएगा। नाउ व्हाट इफ मैं पानी के अंदर ही घुस गया? अब सोचो, मैं पानी में हूँ, तुम नहीं हो, एक तो ये, अच्छा मैं भी पानी में हूँ और तुम भी पानी में, एक केस के हम दोनों बाहर हैं, एक केस के हम दोनों पानी में हैं, एक केस की नहीं, एक जना पानी में और एक जना पानी में नहीं है, तो बताओ क्या कलर दिखेगा? दोनों पानी में होंगे तब तो सेम होगा। आपका कहना है दोनों पानी में होगा तो कलर वही होगा, दोनों बाहर और दोनों पानी में ऐसा सेम कलर? सर नहीं सर, अरे इसका जवाब है दोनों पानी में या दोनों बाहर इज द सेम कलर। यस, यही कह रहा हूँ, ठीक है। और क्या, और कौन कुछ कह रहा है? सर दोनों पानी में होंगे तब दोनों का अलग अलग कलर। दोनों पानी में होंगे तो दैट कलर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोनों जो बाहर होंगे, राइट? ठीक कह रहे हो आप? ये आपका जवाब है, ठीक है। और बात करते हैं, और ऑनलाइन वाले बच्चों की सुन रहे हैं? ये लीजिए मैंने आपको वो दे दिया है, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, मैं सुन सकता हूँ। हाँ जी, क्या बोलते हो मंथन? सर जब दोनों पानी के अंदर होंगे तब डिफरेंट दिखेगा, जब दोनों बाहर होंगे उससे, ठीक है। और कोई जवाब? व्हाट अबाउट दोनों बाहर है एक कलर, दोनों पानी के अंदर है वो सेम कलर डिफरेंट कलर, एक पानी में और एक बाहर? तो
है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे तो मेरी खतरनाक कुर्सी। तो वेवलेंथ कम नहीं हो मतलब चेंज हो गई फिर डायरेक्टली दिखे ही तो है। वेवलेंथ चेंज हो गई। चलो चलो लेट्स डिस्कस। भाई ये हवा है, हवा से कोई वेव आई और मेरी आंखों में गई। यस, अगर यहाँ पानी हो तो भी मेरी आंखें तो वही है। तो वहां से कोई वेव रवाना हुई से कहीं से भी आ रही है, बीच में हवा है, पानी है, कांच है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट जब वो मेरी आंखों में आएगी तो वेवलेंथ वही होगी ना। यहाँ पानी है या ये हवा है, हाउ डज इट मैटर? वेवलेंथ चलो जैसे स्टार्टिंग में उसकी वेवलेंथ थी 1000, जब वहां से तुम्हारी टी शर्ट से वेव आई से मान लीजिए 1000 नैनोमीटर, हवा है हजार हजार हजार, अंदर गई, मेरी आंखों के मटेरियल तो डिफरेंट है, इट विल बी सम अदर वेवलेंथ। तो अगर बीच में पानी भर दो तो भी वहां से निकल के चेंज होके बीच में पानी हो या नहीं हो, मेरी आंखों में जाने के बाद तुमका कलर वही होने वाला है। तो ऐसे थोड़ी कि नहीं एक बार चेंज हो गया तो वो अंडू नहीं हो सकता। अगर वो लाइट मेरी किसी मटेरियल को एंटर करे, इररिस्पेक्टिव अगर मैं यहाँ पे रुक जाता, यहाँ पे ऑयल भर दिया, पानी नहीं, गाढ़ा ऑयल है पानी के भी नीचे, तो अगर मैं ऐसा कंटेनर ले लूं, बहुत ज्यादा अच्छा डिस्कशन कर दिया मैंने, सुनिए, एक वेव आ रही जिसकी वेवलेंथ है λ1, फिर बीच में पानी आया, फिर इधर निकल गई इसकी वेवलेंथ, ये एयर है और ये भी है, ठीक है। तो अगर इधर वेवलेंथ λ1 है तो इधर भी λ1 ही होगी। बीच में जब कुछ है या नहीं है पानी की तरह, उससे क्या फर्क पड़ता है? चेंज हुआ पर वापस चेंज हो जाएगा, हाँ या ना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी हैजंट चेंज। जैसे इस मीडियम में आएगा फ्रीक्वेंसी तो वही है, तो स्पीड ऑफ लाइट पर आने वाली आ जाएगी ओरिजिनल वाली, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये सब ओके, ये λ1, यहाँ पर ऑयल की एक लेयर, फिर पानी की एक लेयर, एंड देन इट इज एग्जिटिंग, इट विल बी द सेम λ1, हाँ या ना। ये थोड़ी नहीं पहले ऑयल आया फिर पानी आया, हाउ डज इट मैटर? अगर उसी एयर में वापस आ चुका है, इफ इट इज बैक इनटू दैट एयर, इट्स फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज्ड, एंड ये मीडियम स्पीड भी वही है तो वेवलेंथ भी वही है, हाँ या ना। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही है, जो स्पीड यहाँ है वही यहाँ है, तो वेवलेंथ भी वही होगी। यस और नो? ठीक है, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ भी ना है, कुछ है ही नहीं, ये एयर एंड देन दिस इज आल्सो एयर एंड देन दिस इज आल्सो एयर, तो ये क्या है λ1 और ये क्या है अगेन λ1, एयर में तो कुछ होना ही नहीं है। यस और नो? अब सुनो, मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम यहाँ हो मैं यहाँ हूँ, मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ कलर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ, मैं इधर हूँ तुम इधर हो, बीच में पानी आ गया, यस, तो कलर क्या दिखेगा? सेम। ऑयल और पानी दोनों आ जाए तो सेम। अच्छा अब मैं घुसता हूँ पानी में, मैं यहाँ पहुंच गया, थोड़ी यहाँ की तो यहाँ तो वेवलेंथ डिफरेंट है, बट एनीवेज इफ आई एम स्टैंडिंग हियर और हियर और हियर, व्हेन इट एंटर्स माय आईज, तो उसके तो सेम वेवलेंथ होगी ना ऑल 3 टाइम्स। यस और नो? अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी आंखों में तो तेल नहीं घुस रहा है ना, मेरी आंखों में तो पानी नहीं घुस रहा है, मेरी आंखें तो जो है वही है। तो अगर मेरी आंखों मान लीजिए मेरी आंखों में जाती है वेवलेंथ हो जाती है λ2 से, तो मेरी आंखों में यहाँ पर भी तो वेवलेंथ λ2 ही होगी, मेरी आंखों में यहाँ पर भी तो वेवलेंथ λ2 ही होगी। यस सर नो? इररिस्पेक्टिव कि वो डायरेक्टली आ रही है कैसे आ रही है, तो मोमेंट इट एंटर्स दिस मीडियम इट विल हैव अ वेवलेंथ, हर बार मुझे तो वही दिख रहा है। यस सर नो? समझे कि नहीं समझे? इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम व्हेन इट एंटर्स माय आईज, तो उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से वेवलेंथ आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी चेंज नहीं होगी, तो मुझे तो हमेशा ही वही दिखने वाला है, चाहे पीछे पानी है नहीं है, मैं पानी में हूँ तुम पानी में हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कन्विंस्ड या कंफ्यूज्ड? थोड़ा कन्विंस्ड थोड़ा कंफ्यूज्ड, कौन से वाले कंफ्यूज्ड बोलो? मैं पानी में हूँ आप बाहर हो, ठीक है।
लो मैं दूसरे तरह से बताता हूँ जिनको समझ में आगे और समझो। ये दिखती कैसे कोई चीज, ये भी इस चैप्टर में काम आएगा। ये लाइटें बंद कर दे तुम दिख जाओगे, ये दिखोगे ना। कैसे दिखे? लाइट आई, टकराई और टकरा के आए। अब अगर मान लो मैं पानी में चला जाऊं तो भी लाइट तो आ ही रही है, टकरा के आ भी रही है, उसकी मान लीजिए कोई वेवलेंथ है। अब मैं पानी में हूँ या मैं बाहर हूँ, वेव तो आ ही नहीं, उसकी मान लीजिए वेवलेंथ अभी हवा में कुछ हो सकती है, पानी में कुछ हो सकती है, बट अल्टीमेटली अगर मैं बाहर खड़ा हूँ तो मेरी आंखों में जब घुसेगी तो उसकी एक वेवलेंथ, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कोई वेवलेंथ, कोई स्पीड, कोई फ्रीक्वेंसी हो। मैं पानी में चला जाऊँ तो भी वेव तो मेरी आंखों में जा रही है, नीचे पानी है या नहीं है, टकराई और आंखों में आई, तो उसकी मेरी जैसे मेरी आंखों में एंटर करेगी तो मेरी आंखों की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है। ये सर बीच में पानी आ भी गया, क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए आपके मेरे से 10 मीटर की दूरी है और 9 मीटर पानी है, हाउ डज इट मैटर? हाउ डज इट मैटर? 9.9 मीटर पानी है, हाउ डज इट मैटर? जब मेरी आंखों में एंटर करेगी तो वहां पे क्या वेवलेंथ है, दैट मैटर्स। तो बाहर पानी है या नहीं, वेवलेंथ तो वही होने वाली है। यस सर, कन्विंस नॉट कन्विंस, राइट? बड़ा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और ये इस तरह के क्वेश्चन है कि बच्चे अटेम्प्ट भी करते हैं। एवरीबडी इज कन्विंस्ड माय आंसर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे अगर आप आ जाए तो हर बच्चा आंसर अटेम्प्ट कर लेगा, ये कलर आएगा नहीं, डिफरेंट आएगा नहीं, सेम आएगा, बट फंडामेंटल्स के पहले फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी तो वही है, तो वेव तो वही आ रही है, चाहे रास्ते में कोई भी फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुई नहीं है। जो वही वेव मेरी आंखों में आएगी तो मुझे तो वैसे ही दिखने वाली है ना, रास्ते में कोई भी आए फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुई नहीं, वेव तो वही है, आया ना? यस। हाँ, there is a rare case. If I start moving very fast, close to the speed of light, which normally I cannot, तो फिर मामला अलग हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलेंगे तो डॉपलर इफेक्ट पैदा हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट तुमने कभी सुना होगा कि आप रेलवे स्टेशन में वेट कर रहे हो एंड देयर इज अ ट्रेन कमिंग, तो इफ द ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आती है, एंड इफ द ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम यू तो उसका जो हॉर्न है उसकी स्पीड कम, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डल हो जाती है, राइट? तो वो डॉपलर इफेक्ट लाइट में, वेव्स में होता है, चाहे साउंड हो चाहे लाइट हो, बट लाइट इतनी फास्ट है कि वहां डॉपलर इफेक्ट लाने के लिए यू हैव टू मूव वेरी फास्ट, विच नॉर्मली वी कैन नॉट। ओके, तो हमारे इस अभी तो जो क्वेश्चन समझाया कि पानी में आप हो, अगली चीज है, रंग हमेशा वही दिखता है, ठीक है? आप अगली बार जब कभी स्विमिंग करने जाए तो आप ऐसा करना, अगर आपके पास गॉगल्स हैं तो आप देखिए ना, ऑब्जर्व सम कलर्स, एक कोई कलरफुल चीज बाहर रख दो और पानी के अंदर जाके देखो क्या कलर दिखता है, ठीक है? आजकल तो कैमरे भी ऐसे आ गए विच आर वाटरप्रूफ, ठीक है? आप फोटो खींचो, फिर उस चीज को पानी से बाहर रखो, यू गेट इनसाइड द वाटर एंड क्लिक, सेम फोटो आएगा, देख ले, मतलब क्लैरिटी भले ना आए बट कलर विल बी द सेम। फिर उसको भी पानी में डालो, कैमरा भी पानी में, फोटो खींच लो, सेम कलर आएंगे। करके देख लो, आजकल तो कैमरे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए, बट अगर इस तरह कैमरा खराब हो गया उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, नहीं मैं अपने फ़ोन से करके देने वाला हूँ ये। हाँ जी, तो मुझे बात तो बतानी थी बिल्कुल सिंपल वाली, और चले गए अपन एकदम बढ़िया डिस्कशन। और इस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड के पेपर में आते हैं या जेईई एडवांस में आ जाते हैं, मेंस में या बोर्ड में या नीट में नहीं आते, बट कंसेप्ट क्लियर होगा तो इट विल हेल्प यू इन डूइंग समथिंग। आइए, लैम्डा न्यू इज इक्वल्स टू सी, एंड इन केमिस्ट्री हम स्पीड ऑफ लाइट को यही मानेंगे। बोले मीडियम, जब तक आप मीडियम नहीं बोलोगे हम तो यही मानेंगे, you assume that we're talking about air or vacuum, तो जहाँ भी स्पीड होती है। So then they'll give you some questions कि अच्छा इधर देखो, either they'll give you this thing and then ask you the frequency, or they'll give you the frequency and they'll ask you the wavelength। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पाठशाला के सामने जो रोड है, मेन रोड है, उससे आप इस तरफ जाओ तो आगे जाके there is a place called बुक कैफे। How many of you have been to बुक कैफे? बुक कैफे गए? तो बुक कैफे के ऊपर there is a radio station, you know that? 94.3 शायद बुक कैफे के ऊपर ही है, और बुक कैफे के पास वाली बिल्डिंग में 93.5 है। तो ये व्हाट इज दिस 94.3? ये इनका एड्रेस तो हो नहीं सकता, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप कार में सुन रहे हैं तो ऐसा लिखा था 94.3
कैपिटल M, कैपिटल H और छोटा सा Z लिख देते हैं. M stands for mega. M stands for mega. And mega is basically a million. Mega is a million. How much is a million? 10 to the power 6. And what is this HZ thing? Hertz. कौन था ये? Hertz कौन था? एक फिजिस्ट था. एक I think it was an Australian or German physicist. Hertz. तो उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज रखती है. इसका क्या लिखते हैं? MHZ. तो 93.5 मेगा हर्ट्ज. ठीक है. तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है. नाउ दे कैन आस्क यू कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है तो बताओ वेवलेंथ कितनी है. तो ऑल यू डू इज ब्लाइंडली पुट दिस थिंग इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट एंड गेट द वेवलेंथ. सो व्हाई डोंट यू गेट द वेवलेंथ ऑफ दिस सिग्नल? A.BC डेसिमल के 2 पोजीशन तक आंसर चाहिए. वेवलेंथ है ना, लेंथ इज दिस मच मीटर. A.BC मीटर. मेरी 3.2 हाँ 3.2. This would come out as 3.18 meter, which is okay. 3.2 meter is totally acceptable. No problem with that. Okay. Now 3.2 meters. Any idea how much is 3.2 meters roughly? ये bench की length या how much is 3.2 meters? है? आपके height का double? हाँ कह सकते हैं. 3.2 meter is more than is how much? देखो इधर देखो. तो ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपको बोर्ड पूरा दिख देगा. This board is less than 3 meters. This board is less than 3 meters. अगर जो लोग घर पे बैठे हैं, आपके घर जहाँ भी आप बैठे हैं, फर्श से लेके जो छत है, that will be 3.2 meters roughly, right? 3.2 meters. इस वाले कमरे की हाइट कम है, बट आपके घर के जो कमरे होंगे उनकी हाइट इससे ज़्यादा है ना, ये नहीं है? घर की जो कमरे उसकी हाइट इससे तो ज़्यादा ही होगी, नहीं है? तो फ्लैट्स में रहते होगे. हाँ, तो फ्लैट्स में हाइट कम होती है. बट अगर आप जो दूसरे जो नॉर्मल घर है जोधपुर में उनकी बात करें तो वो लगभग इतना होता है. जोधपुर में फ्लैट्स थोड़े कम चलते हैं तो उस हिसाब से फ्लैट्स में हाइट कम होती है. बाकी रेजिडेंशियल होम्स में ज़्यादा होती है. वो होता है, बहुत ज़्यादा होता है. 3 मीटर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, राइट? एक स्विमिंग पूल देखा आपने? एक नॉर्मल स्विमिंग पूल की साइज क्या होती है? 6 मीटर्स बाय 9 मीटर. 6 मीटर ये बहुत कम है. देखो 6 मीटर बहुत होता है. 9 meter is 30 feet. 6 meter is 20 feet. 3.3 meter is 10 feet. 3 meter is 10 feet. 10 feet बहुत होता है. ओके, तो ये अब ये क्या बोल रहे हैं? ये वैल्यू अब क्या बता रही है 3.2 मीटर? कि ये जो उस रेडियो का जो सिग्नल निकल रहा है ना, उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इज 3.18 मीटर. Which is a lot of distance. मतलब दिखती तो नहीं है, you can't see them. बट वो जो वेव्स है उनके बहुत ज़्यादा वेव नेचर बहुत ज़्यादा है. मतलब बहुत ज़्यादा ही वो ऐसे लहराते लहराते चल रहे हैं, राइट? एंड अब इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, समय आने पर इसके ऊपर वापस आएंगे. ये जो नंबर है 3 मीटर, ये इससे हम खुद और सीख सकते हैं. बट देखते हैं वो कब तक उस लेवल तक पहुँचते हैं कि इस पर हम वापस आए. फॉर्मूला लगाना सीख लिया. अगर मैं ये वाला दे देता तो भी आप कर लेते, ठीक है? बट करने के बजाय ऐसे देखो, lambda nu is to c. So if the nu decreases, then the lambda would increase. So if I take this value, तो frequency थोड़ी कम हो गई, wavelength थोड़ी सी
ज़्यादा हो जाएगी। यस और नो, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। वेरी सिंपल। सर वेवलेंथ बढ़ने कम होने से फर्क क्या पड़ता है? सॉरी, सर वेवलेंथ बढ़ने कम होने से फर्क क्या पड़ता है? प्रैक्टिकली तो फर्क नहीं पड़ता। चलो बात करते हैं। तुम 10th में इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि 11th में कुछ बोलते काम कर रही है। सर यू अंडरस्टैंड द वर्ड रेजोनेंस? रेजोनेंस वर्ड तो सुना ही होगा। There's a very big coaching institute by the name of resonance. तो बेसिकली रेजोनेंस इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, आगे फिर इट्स अ फिनोमेना। क्या है रेजोनेंस का आइडिया? बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। आप लोग रेडियो सुनते हैं रेडियो? अगर आप 94.3 सुनना है और आपने 94.3 को अपने आप आजकल तो सब ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है। 94.3 वो चल रहा है, गाना एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहा है जो भी उनके आ रहा है। आप ऐसा करो, थोड़ा सा उसका जो फ्रीक्वेंसी वाला जो नॉब है घुमा दो एंड मेक इट 94.25, राइट? जैसे हम थोड़ा सा घुमाओगे 94.3 से सीधा 94.25 हो जाएगा और एकदम से खरखर खरखर आने लगेगा। और अब 94.2 कर दो, यू लूज ऑल सिग्नल। ये क्या हुआ, राइट? अच्छा, फिर हम 93.5 सुन रहे हैं, अब 93.45 कर दो, एकदम खरखर खरखर आने लग जाएगा। अब 93.4 कर दो, सिग्नल नहीं आ रहा। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन ये था कि हाउ डज इट मैटर 94.3 है 93.4 है, क्या फर्क पड़ता है? प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। व्हाट हैपेंस इज वेव्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन भेजते हैं। व्हाट इज वेव? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर आप एनर्जी के अंदर इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं एट से 94.3 मेगाहर्ट्ज, तो अगर आपकी जो मशीन है वो भी उसी पे ऑसिलेट करे 94.3 पे, तो वो एक दूसरे को डिसाइफर कर लेंगे और गाना आप सुन पाएंगे। अगर आप वो रिलीज करें 94.3 के सिग्नल और आप अपने कैच करें, नहीं तू कैच कर 94.2, तो वो 94.2 पे वो 94.3 को डिसाइफर नहीं कर पाएगा, तो आपको गाने नहीं सुनाई देंगे। यस सर? तो फ्रीक्वेंसी मैचिंग का कंसेप्ट है। तो 93.5 वाले जो भी कंपनी उनके मालिक हैं, दे वेंट टू द गवर्नमेंट कि वी वांट टू स्टार्ट अ रेडियो चैनल। तो गवर्नमेंट सेड ओके, वी अलॉट यू अ फ्रीक्वेंसी। तो अब आप अपनी जो भी गाने में इंफॉर्मेशन है बेसिकली, वो वहां से 93.5 मेगाहर्ट्ज पे रिलीज होती है। आपका वो वहां से ट्रांसमिट करते हैं। हर रेडियो स्टेशन के ऊपर बड़े बड़े ट्रांसमीटर लगे होते हैं, बड़े बड़े टावर लगे होते हैं। दे रिलीज द सिग्नल फ्रॉम देयर, ठीक है? वो सिग्नल अभी आपकी बॉडी से भी टकरा रहा है, बट योर बॉडी इज नॉट एबल टू डिसाइफर इट। बट अगर वो आपके पास ट्रांजिस्टर है तो वो उसको पकड़ लेगा और वो उससे वापस इंफॉर्मेशन डिकोड कर लेगा और गाना सुना देगा आपको, राइट? अब दूसरा चैनल आया, उसने बोला हमको भी रेडियो स्टेशन चालू करता है। और अच्छा, तुमको 94.3 मेगाहर्ट्ज हमने फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी, पैसा जमा करा। तो वो अपना सिग्नल छोड़ रहे 94.3 पे। तो अगर आपका रिसीवर 94.3 पे ट्यून्ड है तो वो सिग्नल आप कैच कर लोगे और उससे आप उसे एम्पलीफाई करके आवाज वहाँ सब साफ साफ सुनाई दे जाएगी, राइट? अब जैसे आप चले गए एयरपोर्ट, तो बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के आसपास या इंडियन बॉर्डर के आसपास रेडियो सेट लेके बैठ जाते हैं। रेडियो सेट, व्हाट दे डू इज दे जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अपन तो फिक्स कर देते हैं गाड़ी में और सुनते रहते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेशन क्लिक किया, गाड़ी चला रहे, बटन दबाया, नेक्स्ट स्टेशन अपने आप आ गए। हम सर्चिंग में नहीं चल रहे, वो अपने ऑटो प्रीसेट है। बट जिसको जासूसी करनी है इंडियन आर्मी की, वो क्या करेंगे? दे विल बाय अ रेडियो सेट, राइट? एंड दे विल जस्ट गो नियर जहाँ पे इंडियन आर्मी का कोई ट्रांसमीटर वो टावर लगा हुआ है, उसके पास में जाएंगे चोरी छुपे। 1 किलोमीटर दूर भी चलता है, सनी के बिल्कुल पास भी जाना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी सिग्नल तो आते हैं। एंड दे जस्ट स्टार्ट विथ ओके, आई विल स्टार्ट विथ 1 किलोहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज में देखा आवाज आ रही है, नहीं आ रही, बढ़ाया 1.1 किलोहर्ट्ज, 1.2 किलोहर्ट्ज, 1.3, 1.5 से आवाज आ रही है, फिर सुनते हैं कि कौन है, कौन क्या बोल रहा है। फिर वो कैच करते हैं, अच्छा नहीं ये आर्मी का स्टेशन है।
तो नोट करते हैं, अगली बार सीधा 1.5 पे आ जाते हैं। सिर्फ दे वांट टू कैच व्हाट इंडियन आर्मी इज टॉकिंग टू अदर ऑफ, तो इंडियन आर्मी आपस में कैसे बात कर रही है, तो दे विल जस्ट कैच द फ्रीक्वेंसी, वहाँ से सिग्नल रिलीज हो रहा है, जिसके बाद जिसने भी उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन किया है वो पकड़ लेगा, राइट। तो व्हाट डज द गवर्नमेंट डू, ये बात तो बहुत सिंपल है, रेडियो ट्रांसमीटर बहुत सस्ते रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी इंडिया में रेडियो बिक रहा है तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि भाई आपका जो रिसीवर है ना, आपका जो रिसीवर है वो इतने से इतनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा और इंडियन आर्मी दूसरी फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेगी। इंडियन आर्मी फिर बोल देंगे 1000 किलोवाट से नीचे तुम नहीं आओगे, 1000 किलोवाट से नीचे तुम नहीं आओगे, तो वो अकॉर्डिंगली वो सेट कर देते, कुछ कुछ कोड होता है, कोड में डाल दिया ये सही, बस उतना ही होगा। बट लोग क्या करते हैं, देखो तो दुबई, और दुबई में तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी सेट है वो अलग है, दे जस्ट बाय दैट रेडियो सेट एंड ब्रिंग इट टू इंडिया। इसीलिए इंपोर्टिंग अ रेडियो सेट इज नॉट अलाउड। आप बाहर से बहुत सारी चीजें लेके आ सकते हैं, यू कैन बाय टेलीफोन, यस, बट यू कैन नॉट, इफ यू कैन बाय, बट एयरपोर्ट पे रोक देंगे। बट अब जो एयरपोर्ट पे भी जो चेकिंग कर रहे हैं उनको इतना पता है रेडियो सेट तो इतना सा होता है, चिप होती है, कोई चिप ही लेके आ गया, ठीक है, किसी भी चिप तो किसी भी वाले, कोई बॉम्ब एक्सप्लोजिव तो नहीं, सोना चांदी तो नहीं कि ये क्या है, एक चिप जेब में डाल के लिया, उस चिप को आप जैसे पावर दोगे वो रेडियो सेट वाला काम करने लगता है, तो वो ले आते हैं और वहां से कर देते हैं, यस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को इम्पोर्ट पे बैन लगा रखा है, ऐसा नहीं कल को बोलोगे यार भाई अफगानिस्तान से पाकिस्तान से मंगा लिया, मिसाइल मंगा लिया, ड्रोन मंगा लिए, नहीं मंगा सकते, इसीलिए बैन करेंगे। और लोग जितने भी ले आते हैं, जैसे क्या बोलते हैं इसको, रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मेरे अगर कभी आप बाइक का हेलमेट देखो तो मेरे बाइक के हेलमेट पे इस तरफ एक डिवाइस लगी हुई है विच इज अ रेडियो डिवाइस, तो वो इलीगल है, तो पुलिस वाले पकड़ ले तो बोले साहब ये आपका हेलमेट भी जब्त होगा और ये सब कुछ हम करेंगे और केस भी बना सकते हो कि ये आप नहीं यूज़ कर सकते। वो रेडियो मशीन है, वो हम सब लोग आपस में बाइक्स पे जा रहे हैं, सबने लगा लिया तो आपस में बात करते रहते हैं और दूसरे लोग हमारी बात सुन भी नहीं सकते क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उनको पता ही नहीं है। हमारी ये मशीन आपस में ट्यून्ड है, बट वो हमको बकायदा माई फ्रेंड इज गोइंग टू पेरिस, माई फ्रेंड इज गोइंग टू अमेरिका, उसको बोलते हैं वो लेते आना। इनफैक्ट मेरे कैबिन में एक पीस अभी भी पड़ा है, नया हेलमेट खरीदना है तो हेलमेट तो आप मैं खरीद लोगे, बट वो मशीन बहुत मुश्किल से मिलती है तो वो एडवांस खरीद के रखते हैं। अभी भी मेरे ऑफिस में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस पड़ा है, तो वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग का खेल है, बाकी तो आवाज़ तो उतनी आती है। तो जैसे ये है ना एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स आती है, सिविल एविएशन, अपन लोग जिस फ्लाइट में जाते हैं वो नॉर्मल फ्लाइट्स हैं, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। और इसीलिए फॉर सम रीजन टू सम एक्सटेंट बोलते हैं ना स्विच ऑफ ऑल योर रेडियो डिवाइसेस, पुट देम इन एरोप्लेन मोड, इसीलिए क्योंकि आजकल फोन से इतने स्मार्ट हो गए हैं कि दे कैन स्कैन देयर फ्रीक्वेंसीज एंड नॉट, मतलब कोई फोन शायद ना करे बट कोई चाइनीज मेड फोन है वो कर सकता है, एंड इट कैन सेंड दैट डेटा टू सर्वर्स इन चाइना कि इंडिया में जो प्लेन्स हैं ये इस फ्रीक्वेंसी पे, वहाँ पे तो आर्मी के प्लेन्स भी खड़े कि इस फ्रीक्वेंसी पे वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो अगर अगली बार इंडिया चाइना का झगड़ा हो तो उस फ्रीक्वेंसी को जैम करने के लिए, फ्रीक्वेंसी क्या वेव है, वेव को वेव से खत्म किया जा सकता है, तो दे कैन जस्ट स्टॉप आवर कम्युनिकेशन सिस्टम बाय, उनको ये पता चले कि इस वेव पे एक दूसरे से ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस वेव का उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो दूसरी वेव बना के पूरे सैटेलाइट से एमिट कर देंगे, तो हमारी जो मशीन्स हैं, हमारे जो एरोप्लेन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। पूरा होता है ना, बोलते हैं ना जैमिंग, सुना फोन जैमिंग कर दी, सुना आपने, फोन जैम कर देते हैं, नहीं सुना आपने? जैसे एम्स को बड़ा आदमी नहीं आएगा अभी, तो कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जब आते हैं तो प्रेसिडेंट के आगे पीछे जो गाड़ियां चलती है उनमें से 2 गाड़ियां होती है जैमर्स। जैमर क्या है? You just jam all the mobile network in that area. कैसे? आपको वेव आ रही है तो उस वेव को क्या रोक थोड़ी सकते हो, बट वेव को वेव से आप कैंसिल कर सकते हो, उसके इम्पैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो दे जस्ट एयरटेल वाले इस फ्रीक्वेंसी में सिग्नल छोड़ते हैं, भाई रेडियो सिग्नल तो मोबाइल टावर्स के होगा ना, और किसका होगा, तो उनको सब उनका सारा डेटा है, तो उस पर थोड़ा सा चेंज करके वो दूसरा सिग्नल छोड़ देते हैं, तो उसके आसपास वाले जहाँ से भी राष्ट्रपति जा रहा है
उसके आसपास 500 मीटर में सारे मोबाइल नेटवर्क खराब हो जाते हैं। कैसे? फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ताकि किसी को कोई उनको टारगेट ना कर ले। उनको टारगेट को जा रहे बाई रोड कोई मिसाइल मार दे, तो मिसाइल की तो रेडियो कम्युनिकेशन भी चलती है, तो रेडियो कम्युनिकेशन जैम करने के लिए सिग्नल को जो वो जैम कर देते हैं। बट अगर मिसाइल छोड़ दिया वहाँ हाँ। फिर वो अगर रेडियो को बंद कर देंगे तो मिसाइल नहीं जाएगी। मिसाइल उसको ट्रैक नहीं करता, मिसाइल तो ट्रैक करती रहती है ना कि ये टारगेट मूव कर रहा है, तो वो अगर वो जैसे ऐसे देखो मिसाइल्स मूविंग टारगेट को हिट कर सकती है, तो वो रेडियो कम्युनिकेशन भी होता है। मिसाइल जीपीएस इसीलिए तो बना है, जीपीएस सुना ना तुमने? जीपीएस, तो जीपीएस क्यों बनाया गया था? व्हाट इज जीपीएस? ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स। इट नॉट अ सैटेलाइट, इट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो अगर मान लीजिए मुझे यहीं से किसी को मारना है तो मेरे पास यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं, पर जैसे आप ऊपर जाते हो तो मिसाइल को आप कैसे बताओगे कि वहां पे जाकर गिरना है? तो ये सब सैटेलाइट्स का जो सिस्टम है वो उसे कंट्रोल करता है। तो वो कम्युनिकेशन जो है उसको जैम कर दोगे तो मिसाइल अब ट्रैक ही नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी इधर शिफ्ट हो गई, तो वो ऊपर से सैटेलाइट उसको बता देगी मिसाइल हो गई, वो गाड़ी उधर शिफ्ट हो गई है, बट अगर वो जैमिंग हो जाएगी उस एरिया में तो सिग्नलिंग रुक जाएगी ना। तो मिसाइल को अगर इवन इफ द टारगेट इज मूव, द मिसाइल डज नॉट नो, तो वो जिधर जा रहा है उधर जाके भिड़ेगा, तो इसलिए वो रोक देते। प्रधानमंत्री आते हैं तो उल्टा और ज़्यादा रोक लेते हैं, पूरा जैम कर देते हैं सिग्नल। तो अपन वापस इधर आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना देंगे। आई होप आपको वो डाउट क्लियर हो गई, मेरी बता जैसी बात है। हाँ, अब उल्टा करेंगे, they'll give you the wavelength and they'll ask you the frequency। और यहाँ पे एक चीज आपको बिल्कुल रट लेनी, क्या? विजिबल रेंज आपको पता है कितनी होती है? जैसे यू नो व्हाट इज द ऑडिबल रेंज? हम इंसान कितना सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज। Have you marked it up or have you verified this? तुमने सुन के देखा 20 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोक लाइन है ना, सट्टा मार दिया है? सॉरी ट्राई किया, बट कौन सा पूरा किया होगा? आपने 2-3 ट्यूनिंग फोक से सुन लिया होगा, हाँ सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा। तो इसी तरह से विजिबल रेंज आपको याद नहीं रखना, ये नहीं कि आपको डेरिवेशन आएगा। विजिबल रेंज इज 400 to 750 nanometer and basically this is your Vibgyor also। Violet is 400 nanometer and red is 750 nanometer। इसके बीच में ये इंडिगो ब्लू और ये सब 50-60 नैनोमीटर्स पे आते रहते हैं। तो जस्ट ब्लाइंडली मार्क इट अप कि विजिबल रेंज कितनी होती है एंड विबग्योर भी यही होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कोई किताब कहेगी नहीं विजिबल रेंज होती है 380 to 780, तो इंसानों की रेंज भी अलग है, किसी को ज़्यादा सुनाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, तो रंग भी किसी को ज़्यादा दिखते हैं, किसी को कम दिखते हैं, तो वो डिबेटेबल है। तो इस मामले में ऐसे में विल स्टिक टू व्हाट एनसीईआरटी सेज और व्हाट मोस्ट ऑफ द बुक्स से। हम कोई रिसर्च करने वाले नहीं है इसको, तो ब्लाइंडली इसको रट्टा मार दीजिए। 400 से लेकर 750 नैनोमीटर। Now we will apply this formula but in the reverse sense। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई येलो जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितना है। What do you mean by nano? N stands for nano। Nano means 10 to the power minus 9। जैसे बोले नैनो सेकेंड 10 to the minus 9 सेकेंड, बोले नैनोमीटर 10 to the minus 9 मीटर, नैनो जूल 10 to the minus 9 जूल, नैनो ग्राम 10 to the minus 9 ग्राम। नैनो means 10 to the power minus 9 whatever it is। ठीक है। So if I tell you that the wavelength of the yellow light of the violet light is this much, then can you tell me what is the frequency of that violet light? Just apply the formula। Light speed of light हम यही लेके चल रहे हैं। तो 7.5 into 10 power 16। Sorry? तो 7.5 into 10 to the power 16। 16 एक बार पावर चेक करो। अरे देखो पावर थोड़ा सा 14 है। Yes। 7.5 into 10 to the power 14 hertz। 1/second is called hertz। Yes, formula लगा। And this is a lot of frequency। एक सेकंड में इमेजिन 1 सेकंड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है?
एक सेकंड में ये काम कितनी बार, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, इतने सारे ऑसिलेशंस हो रहे, कितने सारे, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 40। एक सेकंड में एक नहीं, एक सेकंड में 100 नहीं, एक सेकंड में 1000 नहीं, एक सेकंड में 1 ट्रिलियन से ज्यादा ऑसिलेशंस हो रहे। ये जो लाइट आ रही है ना, इसमें जो वायलेट वाली है वो एक सेकंड में 1 ट्रिलियन ऑसिलेशन से ज्यादा ऑसिलेशन कर रहा है। सोचा कभी? अच्छा कोई बोले क्यों कर रहा है? Nobody knows it. कर रहा है, right? This is what we have learned कि this is what is happening in nature. कोई बोले कौन है जो उसको वहां पे ऐसे ऐसे इतना तेज हिला रहा है? ये हो सकता है ना कोई, जैसे वो ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट इसमें सब सातों कलर आ रहे हैं, तो इसमें वायलेट वाला भी आ रहा है, तो वहां पे कौन है जो ऐसे कोई हिला रहा है इतना जल्दी? तो वो नहीं है, या कोई कौन है तो इसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बोले वाई दैट डूइंग इट? उनकी मर्जी। यस, कोई इंसान तो नहीं है वहां पे, बट ऐसा हो रहा है। अच्छा अब सुनना ना सुनना ना, बहुत अच्छी चीज निकल जाएगी। What if I take the yellow thing? If I take the yellow thing, then the wavelength will come out as 4 into 10 to 4 या 3 आएगा, तो बताओ। I think 3 आएगा, 4 आएगा ना? अगर मैं येलो वाली लाइट ले लूँ 4 आएगा, 4 into 10 का 14 आएगा। अगर मैं ये ले लूँ तो 4 आएगा, राइट? अच्छा तो देखो फॉर्मूले लगाना, सुनो आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना? अब देखो बढ़िया शानदार, ये व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट में वायलेट है कि नहीं, व्हाइट लाइट में येलो है कि नहीं, तो दोनों आ रहे हैं, बट दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, राइट? दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। यस, स्पीड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, सॉरी स्पीड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है, बस वो साथ में चल रहे हैं। बट क्या एक का जब अप आ रहा है तो दूसरे का भी अप आ रहा है, एक का जब क्रेस्ट आ रहा है दूसरे का क्रेस्ट आ रहा है? नहीं, वो थोड़ा उनकी जो वेव जो फ्रीक्वेंसीज है वो मैच नहीं हो रही, वेवलेंथ मैच नहीं हो रही, तो एक का क्रेस्ट आया तो दूसरे का क्रेस्ट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट जब मूविंग की थी सब साथ में चल रहे हैं। ऐसे नहीं सब एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे, ऐसा नहीं, किसी का क्रेस्ट आ गया तो किसी का ट्रफ चल रहा है, ऐसे 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 चलते रहते हैं, राइट? It's not that they are moving right now they are moving at the same speed, but they are not moving at the same frequency. उनकी वेवलेंथ भी सेम नहीं है, तो उनके जो क्रेस्ट और ट्रफ है वो एक ऊपर नीचे भी नहीं आते, आगे पीछे आते हैं। हाँ बोलो। एम्पलीट्यूड नो, वो भी अलग है, 12th की फिजिक्स में आएगा, 11th की फिजिक्स में भी नहीं आएगा, और मैंने पढ़ रखा है बट मैं रेफरेंस फ्रॉम इट एक्सप्लेनिंग इट, वो फिजिक्स में आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला ब्लाइंडली लगाना, तो आपके स्कूल एग्जाम्स में, आपके मंडे टेस्ट में, आपके नीट में, जेईई में ब्लाइंडली फॉर्मूला लगा लिया। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन दे देंगे, कभी फ्रीक्वेंसी दी है तो वेवलेंथ पूछ लेंगे, वेवलेंथ दी है फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, यूनिट्स का ध्यान रखना, आंसर आएगा, राइट? अब दूसरा फंडा पढ़ते हैं, आज हमने एक फंडा डेवलप कर दिया। If there is a wave, it will have 3 properties. What are those 3 properties? It will have a wavelength, it will have a frequency, it will have a speed. And how are these 3 things related? Lambda into nu is equal to speed. Okay. Second concept. Likho. Planck's equation. Planck's equation. There are some of these names which should start with a capital P. Planck's equation. इक्वेशन बताई थी, क्या बता? E बराबर E इक्वल टू h। क्या बात दोस्तों, E इक्वल टू h न्यू। देखो यही है प्लैंक्स इक्वेशन, छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन। ज्यादातर जो खतरनाक चीजें हैं वो बहुत छोटी सी इक्वेशंस में आ जाती है, चाहे न्यूटन के लॉज हो, चाहे ये हो, चाहे वो जो था ना पूरा क्या नाम, मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो छोटे छोटे दो लाइन जस्ट 2-3 अल्फाबेट्स, ये इक्वेशन ये लिख रहे ए डॉट बी इज सी, बस इतना सा है, बट इसी में सब पूछा जाता था, ऐसा कुछ होगा। E is equal to h nu. Nu we know. What is nu? Frequency. E would be energy. H is Planck's constant. In fact,
In fact, I'll tell you a real story. हम तो एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं तो एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ, बट प्लैंक ने तो इस इक्वेशन को ढूंढा था कि नहीं, ही फाउंड कि जो एनर्जी आ रही है, जैसे ट्यूबलाइट से एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी के और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन उसे ढूंढा, बट बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू इट, ही वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि एम आई करेक्ट, और उसे एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही थी, मिल नहीं रहा था, तो ही डिड नॉट से कि भाई ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो मैंने काम किया, तो मैं E is equal to m न्यू कर दूंगी मैक्स कांस्टेंट, या E is equal to p न्यू कर दूंगी प्लैंक्स कांस्टेंट. He said he wrote h for help. He could not understand क्या हो रहा है. वो तो बहुत साल बाद उसको दूसरों को समझ में आया, अरे भाई तूने तो बहुत कमाल की चीज कर रखी है ये, but he did not understand. He wrote h representing help. बाद में समझ में आया कि नहीं तूने जो किया बिल्कुल सही किया, but ये समझने में it took them 30 years. How much? 30 years. So h is Planck's constant आज की तारीख में, but initially it was h for help. ठीक है? And the value of h is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule into seconds. Do you have to mug up this value? Yes. If you are giving any other example, JEE Advanced. JEE Advanced will they'll give you all the values. कि नहीं तुम रट्टा छोड़ो, लगा के बता दो इसको. They'll give you all the data. But for every other exam you have to mug it up. So what is h? 6.6 into 10 के minus 34. बोले 6.63 क्या 6.63 लेना है, क्या फर्क पड़ता है? तो डिराइव कैसे किया? None of our answer, not even in 10th. हाँ, I can send you documentary, घंटेभर की है देखो, but अभी तुम 10th में ही हो तो तुम उतनी फील भी नहीं आएगी. साल भर बाद जब कुछ पढ़ लोगे तो शायद उसको अप्रिशिएट कर पाओ. Now what is this formula about? ये किस चीज का फॉर्मूला है? है जी? To measure the energy. To measure the energy what? So he said, Planck said that energy is exchanged. Planck said that energy is exchanged in very, very, very small packets. Planck said that energy is exchanged in very, very, very small packets. ठीक है? And that energy is proportional. That energy is proportional. That energy is proportional to its frequency. Energy is exchanged in very, very small packets and it is proportional to its frequency. And I'm talking about waves. I'm not talking about जैसे मान लीजिए मैंने आपको धक्का दे दिया, वो भी तो एनर्जी है. नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं. जैसे ये पड़ा है, इंडस्ट्रियल यहाँ पड़ा है, तो मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ये भी तो एनर्जी ट्रांसफर है. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एनर्जी ट्रांसफर. आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी ट्रांसफर. लाइट आ रही है ना, इस एनर्जी ट्रांसफर की बात होती है. Right? ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, that is transferred in energy is transferred in very, very small packets, and the energy of one packet or any packet depends on its frequency. Wave है तो frequency तो होगी. Yes or no? Source अपनी जगह है. सुनना, two new words: source and sink. सूरज, sun is the source of energy. अगर मैं जाके धूप पर खड़ा हो जाऊँ, तो जो एनर्जी मेरे पास आई, तो I am behaving like a sink of that energy. वहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके खत्म हो गई. तो बीच में इट इज ट्रैवलिंग. तो हम पुश या पुल वाली एनर्जी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे. विदाउट कॉन्टैक्ट जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, अभी 4 दिन बाद होली है, तो होली है तो होली जलाते तो यू कैन फील दैट एनर्जी कमिंग. तो होली कौन सा धक्का लगा रही है आप पे, बट स्टिल यू कैन फील दैट एनर्जी कमिंग. तो वो जो एनर्जी आ रही है, दैट एनर्जी कम्स इन वेरी, 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 वेरी स्मॉल पैकेट्स, एंड किसी पैकेट में कितनी एनर्जी, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी. ये रिलेशन कैसे लाए, नन ऑफ आवर कंसर्न एवर. ठीक है? अब जरा मैं इस फॉर्मूले को ब्लाइंडली पहले लगवाता हूँ. से रेडियो वाला सिग्नल है तुम्हारे पास. अभी तुमने देखा रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 94.3 मेगाहर्ट्ज. तो बोले व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन पैकेट. वो जो सिग्नल आ रहे हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उनको बंडल्स बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं. तो एक पैकेट की एनर्जी कितनी है,
एनर्जी ऑफ वन पैकेट, एनर्जी ऑफ वन पैकेट। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये तो हो गई मेरी h की वैल्यू इंटू 94.3 इंटू 10 की पावर 6, मेगा को मैंने खोल के लिख दिया, एंड हर्ट्ज इज 1 by second, second in second goes, what do I get? 6.6 into 94.3 into 10 to the power minus 28 joule. I am not bother calculating this thing, ध्यान देखो, 10 की power minus 28 has made it very evident that it's a very small amount of energy. 10 to the minus अभी कुछ भी कर लो, 10 के minus 28 आप बड़ा तो नहीं कर पाओगे, तो 10 to the minus 28 is so small कि अगर ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों पैकेट्स में आके आपको हिट करे एट द सेम टाइम, ये भी नहीं कि एक एक करके, एट द सेम टाइम अगर वो धावा बोल दे, स्टिल यू विल नॉट फील, वो एनर्जी इतनी कम होगी कि इवन बिलियंस ऑफ देम, ट्रिलियंस ऑफ देम कम एंड हिट योर बॉडी साइमल्टेनियसली, यू विल नॉट फील एनी ऑफ देम। वो कलेक्ट होके आ जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा, इतनी कम एनर्जी। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग, दैट एनर्जी इज एक्सचेंज इन वेरी स्मॉल पैकेट। यू गेट द आइडिया ऑफ स्मॉल? They are indeed very small. समझ में आया? थोड़ा आइडिया लगा? ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, E is hc by lambda। बोलिए कैसे लिया है? hc by lambda, ये फॉर्मूला कैसे आया? You know this, lambda nu is equal to c, so nu is equal to c by lambda, तो c की जगह लिख दिया तो ये हो गया। तो फंडामेंटली दिस वाज द फॉर्मूला, अब हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा? चलिए, कीप अटेंडिंग द क्लासेस। Cái đó cũng có chút